अब अगर कोई भी चीज हाई प्रेशर से जाएगी तो मुझे वो आर्टरीज पे थिक होनी चाहिए, हाँ या ना? देखो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इसलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक होती है। क्या काम है आर्टरीज का? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है हार्ट से सब पूरी बॉडी पे। हेलो, हाँ ब्लड फ्लो इज क्लास चल रही है। तो हाई प्रेशर, अगर ब्लड फ्लो तेज होगा तो प्रेशर भी हाई होगा, और जो हमारी आर्टरीज है उसकी इलास्टिक वॉल भी कैसी होगी? थिक होगी, क्योंकि हाई प्रेशर का ब्लड जाएगा तो वॉल्स पतली होगी, तो वॉल्स फट जाएगी। फिर चेंज करा देगा और कितनी बार चेंज करें? चलो ठीक है, मैं फिर शाम को बात करता हूँ। ठीक है, हाँ अभी वो एक्टिविटी अपन ठीक है। करेंगे और वेन्स फॉल देखिए ना। वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब वेन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको कहां से लेती है? पूरी बॉडी से इकट्ठा करके कहां लेकर आती है? हार्ट के पास लेकर आती है, ठीक है। वेन्स के आपको सब जगह से लेके आते हैं तो प्रेशर कम होता है तो थिन वॉल होती है, उसकी वॉल्स कैसी होती है? पतली होती है। The walls present in the veins allow blood to flow only towards the heart, और इसका प्रेशर भी कम होता है और वेन्स हमेशा जो ब्लड होता है उसका हमेशा डायरेक्शन की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है, ठीक है। आवाज आ रही तेरी इसमें? ओके, तो मंदिर हो जाना सबसे ज्वाइन करेंगे। ये ध्यान रखना। मेरा आवाज कम कराना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर वॉइस लैगिंग हो रही है। अभी हो जाएगी, सही हो जाएगी, वेट करो। नो सर, सब सही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सब ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। सर अब सही है। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर।
ओके ओके बच्चों, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, वॉइस इज क्लियर? ठीक है, बोर्ड हॉरिजॉन्टल कर दिया, दिख रहा है सबको अच्छे से? चलो ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं अब हम आज। मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, बोर तो नहीं हो रहे हो? चलिए पढ़ाई वढ़ाई करते रहें बच्चों, है ना। 178 स्टूडेंट, अभी कुछ और आना बाकी है, 1-2 मिनट और रुकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा, टाइम पर आ जाया करो। हाँ हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कर दिया मैंने आपके लिए। आरवीडी तो बेटा अभी बहुत टाइम है उसमें, तो 2 महीने लगेंगे कम से कम। आरबीडी के लायक तो बनो पहले फोर्स लगाना, एनर्जी, फ्रिक्शन सब सीखो पहले, तब आरबीडी के कर पाओगे। चलो 177 से 187 और बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पुराना पढ़ रहे हो ना बेटा, ईमानदारी से सब अच्छे से? अभी तो बहुत कम हुआ है हमारा, वैसे भी होमवर्क लायक हो नहीं पा रहा है अभी। आज थोड़ा सा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ठीक है। कल से फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डे बाय डे होमवर्क इंक्रीज होगा बेटा। अब ऐसे दिन बहुत कम जाएंगे जिसमें होमवर्क कम, मतलब होमवर्क मिला ना मिले, होमवर्क ना मिले, ऐसे दिन बहुत कम जाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क तो मेरे साथ में होमवर्क खूब मिलेगा आपको, चिंता ना करें, ठीक है। ठीक है, मेरा ऐसा फिक्स है, मतलब 20 क्वेश्चंस पर डे देता हूँ मैं, ठीक है। जो इजी चैप्टर्स है उसमें 30 क्वेश्चंस पर डे, जनरली 12th के जो चैप्टर्स होते हैं। आप लीडर में हो, लीडर में 12th वाले बच्चों, 12th वाला अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा है ना, तो 12th वालों में 30 क्वेश्चंस पर डे मिल जाते हैं। और ये जो 11th के टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम थोड़ा सा टच में नहीं है, उनको मैं 20 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से देता हूँ। 20-22 है ना, वेरी कर जाएगा थोड़ा। तो अभी तो क्या है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए होमवर्क आपको दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्या उसके पहले ही हालांकि हो जाएगा ऐसा, तब आपको अच्छा होमवर्क मिलने लग जाएगा बेटा। जो चल रहा है वो भी करना है, पुराना वाला भी करना है ना, मतलब मजा आएगा। किसने लिखा है? परेशान मत हो जाना भाई, देखता हूँ मैं, है ना। हाँ ठीक है, बस होमवर्क टाइम टू टाइम प्रॉपर करना, आपका यही काम है। बस नोट्स अच्छे से पढ़ो और होमवर्क करो, ठीक है। अपनी ड्यूटी पूरी निभाना अच्छे से, ये हमें कोशिश करनी है कि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस आपको अपना 100% देना है, यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, ध्यान रखना। 194 हो चुके हैं, चलो अब कर देते हैं बेटा स्टार्ट। आई थिंक हो गया। बेटा वी आर रेडी, अभी बोल तो रहे हो, बोलना बहुत इजी होता है, करके दिखाना ही है। चलो स्पीड अच्छी चल रही है, समझ में भी आ रहा है ना, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तुम बस ग्रैस्प करो, कोशिश करो, हल्की हल्की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी बेटा, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके 194, बस आगे अब बढ़ नहीं रहे, ठीक है जो भी है। तो बेटा देखिए क्या होता है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था बेटा, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, कुछ लोगों को डायरेक्शन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी।
आप ये समझ लें बेटा, ये ए है पॉइंट, बी है पॉइंट, ए से बी पर गया है तो डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए टू बी वेक्टर। कहाँ जा रहा है वो देखना है हमें। तो इनिशियल था, फाइनल वहां है, वहां पहुंच गया है, ठीक है, उसे हमें देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। और अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलाऊं बेटा, आप ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। ये y, ये x एक्सिस है ना, दो पॉइंट है बेटा अपने पास। एक पॉइंट है a, इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेटा ये, दिस इज लेट से r1, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट है ये b, जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। नाउ a टू b, a पे था और b पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये वेक्टर होगा। दिस इज आवर डेल्टा r वेक्टर। क्लियर? दिस पॉइंट इज ओरिजिन o, ठीक है। नाउ अब हमें लिखना है डेल्टा आर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर एंड डेल्टा आर कैन बी रिटन एज ए बी वेक्टर, ठीक है। इनिशियली कहाँ था? ए पर, फाइनली पहुंचा बी पर। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से सीख लो, समझ लो हम कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए बेटा ए टू बी, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, नोट्स में एक बार ट्राइंगल लॉ फिर से देख लें जिनको दिक्कत आ रही हो। मैं ट्राइंगल लॉ का यूज कर रहा हूँ, अगर दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो यू शुड सी द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हमने कैसे लिखा था, ठीक है। नाउ तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ए बी मतलब रिजल्टेंट की तरह हो गया। ये अगर क्लोजिंग साइड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये किसका रिजल्टेंट होना चाहिए? तो ए टू बी अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। याद कीजिए ए ओ प्लस ओ बी होता है तो हमें इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज कर देना है पॉलीगॉन को, ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये ए ओ प्लस ओ बी ऐसा लिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पर क्या है, सारी पोजीशंस हमें ओ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करनी है। हमें जो भी पता है वो ओ के रेस्पेक्ट में पता है। तो ओ से बी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ए से ओ ये दिक्कत है। ए की पोजीशन हमें ओ के रेस्पेक्ट में चाहिए, ओ से ए होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं इसे। हमने लिखा बेटा ओ से बी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ओ को हमने उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर रहे हैं। तो ए ओ को हम लिखेंगे, अगर ऑपोजिट कर देंगे तो माइनस लग जाएगा और बनेगा ओ ए। क्लियर? एक तो आपको ये याद रखना है। आफ्टर दैट आपको ये याद रखना है, देखिए ओ से बी वेक्टर क्या था बेटा अपने पास? R2 वेक्टर है ना। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बन जाएगा आपका। क्लियर? और बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ए पे था इनिशियल, यानी इनिशियल इज R1, बी पे पहुंचा R2 फाइनल वेक्टर, तो ऐसा हो गया। क्लियर? एक और बात ध्यान दें, देयरफॉर अगर आपको मान लीजिए फाइनल वेक्टर निकालना हो, फाइंड करना हो, और आपको इनिशियल वेक्टर गिवन हो, तो आर फाइनल को हम लिख सकते हैं बेटा आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर। इनिशियल जहां पर था और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ऐड कर देना, वो फाइनल वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो ये भी करते हैं। R2 माइनस R1 है बस, ठीक है। R2 माइनस R1। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि इफ आर इनिशियल वेक्टर है ना, इनिशियल बोल रहा हूँ, आर इनिशियल वेक्टर था बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया बाय माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप से, ठीक है। फाइंड करना है आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। इनको आप समझ में आ रहा है, सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ में आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। जिनको कम आ रहा है मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक बार जरूर ट्राई जरूर करना होता है, पर आपको मैंने सभी लोग एक नोटबुक लेके बैठे हैं ना, एक नोटबुक लेकर के बैठे हैं, इसमें आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो मैं करवाऊंगा, थोड़ा टाइम भी दूंगा, उसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा। नोट्स के लिए मैंने बोला है आपको, आपकी इच्छा हो तो बनाए, नहीं तो हैंडआउट भी वैसे इनफ है, इसमें काफी कुछ सब चीजें आ ही जाएंगी। नोट्स जिसको बनाना है तो भी बाद में बनाना है, अभी नहीं। अभी तो पूरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ने और समझने में लगाओ जो मैं बता रहा हूँ। जिसने जितना कंसंट्रेशन से समझा उसका नॉलेज उतना अच्छा हो जाएगा। और अगर मान लो कुछ बच्चे का फिर भी नहीं मानते हैं,
पढ़ाने के साथ साथ नोट्स बना रहे थे होते हैं तो आधा दिमाग इधर आधा इधर, तो आधे दिमाग से बेटा मजा नहीं आता, याद नहीं रहता, डाउट बहुत आएंगे। फिर सिर्फ फोकस करें, अभी सुने समझें, और एक नोटबुक लेके बैठे हैं, न्यूमेरिकल करवाऊंगा उन्हें, सॉल्व करें। आज न्यूमेरिकल काफी है बेटा, मजा आ जाएगा आज, ठीक है। चलिए फिर से मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए क्या करना है, फाइनल वेक्टर है ना, हम जानते हैं, बस सिंपल सा है कि इनिशियली जहां पर था प्लस डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस ऐड कर दें और कुछ नहीं करना है। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डेल्टा आर, तो यानी कि माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए क्या आ रहा है, 2i माइनस आई कैप प्लस j कैप और ये आ जाएगा माइनस k कैप। फाइनली इस पोजीशन पर वो दिखाई देगा इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद, ठीक है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया देखें, दिया था किसी ने? आई प्लस जे माइनस के, एक का ही आया, बाकी तो बहुत सारे गलत आंसर भी दे रखे हैं। आई प्लस जे माइनस के, हाँ दो दो लोगों के सही थे। ये -3i प्लस 7j माइनस 3k, ये कौन है भाई? तो भयंकर ही गलत कर दिया था, प्लस माइनस में गलती नालायक है। चलिए ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे फाइंड हमें करना है, दो चीज दी होंगी आपको, थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़िया कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। उन्हें कनक राज तोमर दूसरे में ऐड कर दिया था, क्यों भाई क्यों करा था? ध्यान दो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान कम है आपका। सुनो समझो, तो लिखा है मैंने, क्वेश्चन में लिख दिया क्या फाइंड करना है बेटा, ध्यान दो यार, ध्यान दो, ऐसा मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डिस्टेंस हो गया अपना, डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड, ठीक है। स्पीड एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम स्पीड पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पीड की बेसिक डेफिनेशन जो है, ध्यान दें, इट इज रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सिंपल हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। तो ये आपका स्पीड आ जाएगा एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ अब मैं चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ स्पीड पर, ठीक है। टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझें बेटा। स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, एवरेज स्पीड। एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। चारों एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक को हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट बेटा यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ लें, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है, देखो यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब हर सेकंड में बराबर बराबर एक जैसा चल रहा है। तो ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time या equal time intervals, its speed is called या known as यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 0 टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड्स, ठीक है। मान लीजिए इसने इक्वल टाइम इंटरवल से बिल्कुल इक्वल इक्वल चला, बराबर चला, तो हम कहेंगे कि ये रहा 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चला उसको, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चल रहा है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी इसकी, आ जाएगी 2 मीटर इन ईच सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ऐसा होगा, ये इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये चला है, कैसे चला, यूनिफॉर्मली, ठीक, हर सेकंड
अब नॉन यूनिफॉर्म पे चलते हैं, इसका उल्टा होगा, ध्यान देना। यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा, ध्यान देना। व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal intervals of time या equal time interval, ठीक है, its speed is known as, या speed is called non-uniform speed, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा टाइम इंटरवल का सेम होना जरूरी है, ठीक है, इक्वल, एक पैरामीटर ऐसा रखना है जो जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना। इधर हम टाइम देख रहे हैं। लेट से यहाँ चला इसने 2 मीटर, यहाँ चला इसने 1 मीटर, यहाँ चला इसने 3 मीटर, अगेन 2 मीटर, ऐसा। तो कुछ भी एक पैटर्न वैसा नहीं है, इसमें यूनिफॉर्मली का कुछ नहीं है, कम ज्यादा कुछ भी चल रहा है, तो इसकी स्पीड कम ज्यादा कुछ भी हो रही है तो वेरिएबल है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है। क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला, ठीक है, एवरेज बेटा, थर्ड होता है दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। एवरेज की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बस हमें उसी को फॉलो करते हुए चलना है, सब आंसर अपने आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड बेटा ध्यान देखिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एक सबसे खास बात है यहाँ पर कि यहाँ होना चाहिए टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बहुत जरूरी है, टाइम इंटरवल, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें AVG मैंने एवरेज स्पीड, शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा था इसका, बट इसको लिख देंगे वैसे तो हम डेल्टा S बाय डेल्टा T। क्लियर है। और मतलब एक्चुअली ये पाथ लेंथ है, डेल्टा एस हमने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएगा, तो इसी तरह से लिख देते हैं। पर यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ पाथ, याद है ना, डिस्टेंस क्या करना है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको D/T भी कर सकते हैं, सिंपल सा। D इज द डिस्टेंस ट्रेवल, T इज द टाइम टेकन। क्लियर, तो ये हो जाएगा। इसमें टाइम इंटरवल का होना जरूरी है। एवरेज हमेशा 1 टाइम से सेकेंड टाइम, मतलब एक इंटरवल होता है, वहां से वहां तक देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोनों चीजें कंपेयर करके दिखाऊंगा, एवरेज में क्या हो रहा है और इंस्टेंटेनियस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया बेटा अपना थर्ड, है ना। फोर्थ जो है, फोर्थ इज बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ध्यान देना, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t is known as instantaneous speed। इंस्टेंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं उसको देखें। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर हमें ये करना है, देखिए इसको ऐसा लिखते हैं VINS, यानी कि इंस्टेंटेनियस, है ना। दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 ऑफ आपका डेल्टा S बाय डेल्टा T। और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू, एक्चुअली इंटरवल नहीं है, इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे, बिल्कुल दोनों टाइम को मिला देंगे तो एक टाइम बन जाएगा, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ ये बन जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज DS बाय DT। DS अगेन डिस्टेंस की बात हो रही है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसे आप डिस्प्लेसमेंट से, है ना, कंफ्यूज ना हो, है ना। तो DS बाय DT, ठीक है। हाँ,
तो अभी ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या हुआ है, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लोगों को, है ना। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, मान लीजिए ये y है, ये x है, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट को लेके समझा रहा हूँ मैं, पर अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है ना। अगर ये है बेटा, ये t1 टाइम की बात करें, ये रहा t1, तो ये s1 इसका डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन थी ऐसा मान लीजिए। और t2 की अगर हम बात करें, t2 इंटरवल है, यहाँ पर ये वाली थी s2, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लीजिए पोजीशन कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, तो देखिए यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल आ रहा है, दिस इज डेल्टा टी, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल, ठीक है, इसमें हम डिस्टेंस और वो देखेंगे, टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, वो एवरेज बनेगा, यहाँ इंटरवल है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो देखिए क्या होगा, इसी के अंदर हमने क्या किया, मान लीजिए ये तो था आपका t1 और ये आपका हो गया बेटा t2, ठीक है। तो जो है ये ऐसे था t1 से t2, जब आप जैसे ही s1, ये पोजीशन अलग आ गई है और ये वाली पोजीशन आपकी अलग आ गई है ना यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर रहे हैं। जीरो का मतलब ये इंटरवल को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डेल्टा टी गैप इंटरवल जस्ट टेंड टू जीरो, एक टाइम पे आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो क्या होगा, ये छोटा हुआ और छोटा हुआ, देखिए आप ये टाइम दोनों पास में आ गए ना। और छोटा करें, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों t1 और t2 लगभग लगभग एक ही जगह आ जाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा और हम कहेंगे ये इस t0 टाइम। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की वो स्पीड की बात हो रही होगी, तो हम वैसे बोल रहे हैं। तो इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और एग्जांपल एक देता हूँ मैं आपको, ये कहाँ काम आता है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस इज गिवन बाय लेट्स से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। आपसे बोला जाएगा फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, हमें ये निकालना है, इंस्टेंटेनियस आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, स्पीड की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस ही है क्योंकि टाइम पर पूछी है, तो आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करें, तो ये आएगा बेटा 4t प्लस 3, और एट t इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड्स अगर हम रख दें, तो हमारे पास आ जाएगा 4 टू 8 और 3 11। तो स्पीड जो आ रही है बेटा वो आ रही है 11, और अगर ये मीटर में था तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इंस्टेंटेनियस में क्या हो रहा है, टाइम को जीरो रख देंगे तो वो स्पीड आएगी, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 7 रखेंगे, 4.5 रखेंगे, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंट आप चाह रहे हो उस इंस्टेंट की स्पीड आ गई। क्लियर, ऐसा होता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस, है ना। तो ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, इंस्टेंटेनियस बेसिकली डिफरेंशिएशन का एक जरूर फंडा इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार यही होता है इसके अंदर, है ना। तो ये तो हो गया बेटा। अब एक बार फिर देख लेते हैं, हमने सारी चीजें जो देखी है स्पीड से रिलेटेड, हमने क्या देखा बेटा, स्पीड देखा है, स्केलर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, चारों टाइप की स्पीड में यूनिफॉर्म समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टाइम इंटरवल इक्वल है बट डिस्टेंस अलग अलग। एवरेज में क्या करना है आपको, एक इंटरवल है उसमें जहां से जहां आप देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो इस टाइम पे बताओ, 1 सेकंड पे बताओ, 7 सेकंड पे बताओ, 7.3 पे बताओ, ऐसा वाला, तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो एक तो हो गया इंटरवल, इंटरवल आपको समझ में आया होगा। और इंटरवल को जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, इंटरवल टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी, टाइम जीरो की तरफ नहीं जा रहा बेटा, डेल्टा टी जा रहा, तो ये जो गैप है वो जैसे ही जीरो होता जाएगा तो एक ही टाइम बन जाएगा जस्ट पर, है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो है ये है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा वैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस, पर एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, एक ही बार बहुत ढंग से समझ लें, पूरा ध्यान आप मेरी जो बातें हैं जो बोल रहा हूँ उस पर रखें, अभी मैं लिख पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है बेटा। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं भी मान लीजिए कोटा में है ना, और यहाँ से कहीं जाना है, लेट से जयपुर जाना है ना, लेट से डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, गाड़ी उठाई और आपने स्टार्ट की गाड़ी, अभी चले नहीं, जीरो स्पीड है, फिर आपने स्पीड बढ़ाई,
धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 10, 20, 30, 40, 50। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको भीड़ मिली तो वापस आपकी स्पीड कम हो गई, 20, 10। फिर थोड़ा खाली मिला रोड, फिर बढ़ गई 40, 50, 70। मान लीजिए हाईवे पे आ गए, तो हाईवे पे तो भाई सब सुपरमैन होते हैं, है ना। ऐसे चलना नहीं है ऐसे बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि तुम भगाने लग जाओ गाड़ी। तो वहां आ गए तो स्पीड बढ़ गई, 80 हो गई, 100 हो गई, 120, 140 कर लेते हैं कई लोग। ऐसा करना नहीं है ना, उससे ऊपर स्पीड खतरनाक होती है। तो हुआ क्या, आप चले, फिर आप 1 घंटे तक चलाते रहे, थक गए आप थोड़ा सा, आपने कहा यार थोड़ा रुक जाए। आपको दिखा कि साइड में कोई रिफ्रेशमेंट की बढ़िया दुकान है, ढाबा या जो भी आप मान लें, तो वहां पर आप बैठे, कॉफी वॉफी पी ली या कोल्ड ड्रिंक या जो भी आपको ठीक लगता है, आपने 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लिया, है ना। फिर आपने गाड़ी उठाई, फिर आप चले, और फिर चले 1 घंटे, फिर ऐसा हो गया, फिर आप रुक गए, ठीक है, और फिर वापस से आप रिफ्रेशमेंट लेके फिर चले। तो ऐसे करते करते टोटल लेट से आपको 3 आवर्स लग गए वहां पहुंचने में, ठीक है। अब क्या होगा, जो एवरेज देख रहा है वो क्या देखेगा, आप स्टार्ट कब हुए थे, इतनी बजे, पहुंचे कितनी बजे, इतनी बजे, टोटल टाइम लगा 3 आवर्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 किलोमीटर। उसको कुछ नहीं मतलब आप रुके, आप स्लो हुए, फास्ट हुए, क्या हुए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने देखा कि 300 किलोमीटर है और टाइम लग गया 3 आवर्स, तो वो आपको बोलेगा भाई आपकी जो एवरेज स्पीड आई है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। 300 डिस्टेंस और 3 आवर्स टाइम, 100 आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। कि आप अगर बिना रुके कुछ भी नहीं यूनिफॉर्म से चलते, तो आप वहां से शुरू हुए यहाँ तक पहुंचे 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गए आप। तो ये एवरेज हो गया, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर वो लगा है माइक, और कोई जिससे आप बात कर रहे हो फोन पे, वो ईयरफोन है, वो नोट कर रहा है आपकी रीडिंग। वो पूछेगा आपसे कि हाँ भाई 10th मिनट में आपकी स्पीड क्या है, या 10th सेकंड पे क्या है, मान लो मैं लिख लिया, 15 सेकंड पे क्या लिख लिया, 40 सेकंड पे क्या लिख लिया, 2 मिनट्स पे क्या लिख लिया, 10 मिनट्स पे क्या लिख लिया, 50th मिनट पे क्या, 50वें मिनट पे, है ना। तो ये ऐसे लिख लिया उसने, तो वो लिख ली उसने। तो ऐसे कर करके वो पूरा एक टेबल बना देगा वो, तो आपको बताएगा कि देखो इस टाइम पे ये स्पीड थी, इस पे ये स्पीड थी, क्योंकि आप स्लो भी हुए थे, फास्ट भी हुए थे, आप रुके भी थे, आपकी स्पीड जीरो भी थी, जब आप रिफ्रेशमेंट ले रहे थे बैठे थे आप आराम से, वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो भी थी आपकी। तो वो इंस्टेंटेनियस है, हर इंस्टेंट की स्पीड है वो अलग 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 अलग, दैट इज इंस्टेंटेनियस बेटा। पर एवरेज वाले को कोई मतलब नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, एवरेज क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दोनों को डिवाइड कर देगा, क्लियर। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो वैसी होती है जिस टाइम पे देखा जाए वो होती है, जबकि एवरेज को कोई मतलब नहीं, एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा, क्लियर है। फिर अभी मैं जब वेलोसिटी पढ़ा दूंगा तब मैं ग्राफ से भी बताऊंगा आपको कि हम ग्राफ में कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा अपना स्पीड, स्पीड का काम कंप्लीट हुआ है। अभी अब देखो इंस्टेंटेनियस पे हो गया क्वेश्चन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत सिंपल सा है, इसमें डेफिनेशन काफी है, एवरेज है उस पर क्वेश्चन जरूर चाहिए। तो मैं वेलोसिटी भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी एवरेज आएगा। फिर हम क्वेश्चन जो करेंगे उसमें दोनों चीजें एक साथ पूछेंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ताकि सब कुछ कवर होगा, ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है, नोटबुक तैयार रखिए आप, ठीक है बेटा। तो अब मैं चल रहा हूँ वेलोसिटी पे बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, जैसे स्पीड चला है बेटा वैसे ही वेलोसिटी है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे सोचना है, वेक्टर्स, वेक्टर में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अब आप, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, बेसिक डेफिनेशन इज इट इज द रेट ऑफ कवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट इज ए, कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, इट इज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, को डायरेक्शन से मतलब है। और हम लिखेंगे तो वेक्टर वी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ना, आप चाहें तो ये दिस इज डेल्टा एस वेक्टर, है ना, अपॉन डेल्टा, वैसे ये एवरेज में आता है, तो अपन एक काम करते हैं इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, अपन सिर्फ यही लिखते हैं सिंपल सा। और आप चाहें तो इसको सिर्फ अपन सिंपल सा बोल देते हैं कि वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर s अपॉन t, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोल देता हूँ, इस सिंपल बेसिक डेफिनेशन में हमने काउंट किया है, क्लियर। अब मैं इसकी टाइप्स पे चल रहा हूँ तो उसमें सब कुछ कवर होगा। तो नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नाउ वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा बच्चों,
जैसे स्पीड 4 टाइप्स की थी, सेम एज इट इज वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की मिलेगी. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड जो होता है बेटा दैट इज एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, मोर और लेस सेम है, जैसा स्पीड चलेगा, बस हमें डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ध्यान रखना है, थोड़ी सी बातें डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है बाकी सबसे. यहाँ भी बेटा जब हम पहला देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखिए क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि इफ या व्हेन लिख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी covers equal displacements. ध्यान दीजिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर, डायरेक्शन की भी बात हो गई है यहाँ पे. डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या इक्वल टाइम इंटरवल्स, कॉमा इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ भी वही एग्जांपल हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा. कौन सा वाला था अपना, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड टाइम. यहाँ पर भी लेट से 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और ये 2 मीटर. तो यहाँ पर भी जो वी वेक्टर बोल देंगे आप, ये बोल देंगे इट इज 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लीजिए. और आप ऐसा भी कह सकते हैं वेक्टर इक्वल टू 2 कैप मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन बताना होता है ना, ऊपर जाएगा नॉर्थ में तो जे कैप बोल देंगे फिर हम. ठीक है, तो अब इसमें तो बहुत सिंपल सी है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है. बट बेटा अब एक चीज डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा. थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ रहा है, राइटिंग बिगड़ रही है, देख लेना थोड़ा सा, है ना. When a body covers unequal displacements in equal time intervals, comma, its velocity is called non-uniform velocity. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म. अब देखिए ध्यान से समझिएगा, दो एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें. एक एग्जांपल तो वही था जैसा हमारा पहले था बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड, है ना. डिफरेंट डिफरेंट चला, मान लो यहाँ पर चला है 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, फिर 1 मीटर. एक नॉन यूनिफॉर्म का केस है, सेम डायरेक्शन मान लो. पर बेटा एक और गड़बड़ है, अगर सेम चला पर डिफरेंट डायरेक्शन में चला तो भी नॉन यूनिफॉर्म में आता है, ध्यान दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे चला इसने पहले, 0 है 1 सेकंड में यहाँ, और 2 सेकंड्स में इस वाले डायरेक्शन में, मतलब 2 मीटर तो इधर चला है और अगेन 2 मीटर इधर चला है. ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 2 मीटर चला है दोनों सेकंड्स में, बट डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया. पर अगर आप स्पीड के लिए बात करेंगे तो स्पीड में तो सेम है, उसको कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से. 1 सेकंड में 2, फिर 1 सेकंड में 2. तो ये बहुत बड़ा अच्छा केस होता है, डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया. ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन भी चेंज है, भले ही वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम, बट डायरेक्शन डिफरेंट, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये अपना नॉन यूनिफॉर्म कवर हुआ है ना बेटा. थर्ड जो है दैट इज एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो वी एवरेज की बात करते हैं तो डेफिनेशन से चलेंगे तो हम यही कहेंगे बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो
अब जब एक्चुअली लगाना वेक्टर पर डेफिनेशन चल रही है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है ना, चलो लगा देते हैं। वेक्टर वी ए वी जी एवरेज, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब बन गया आपका ये डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये आपके लिए एवरेज हो गया। क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? तो ये एवरेज है। अभी क्वेश्चन देखेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड, तो फोर्थ बेटा इसके बाद फोर्थ होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये लिखना है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम टी, टाइम मतलब वही इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? और एक बार ऊपर चल के वहां भी मैं लिखे देता हूँ आपके लिए। इंस्टेंट जो हमने लिखा इंस्टेंटेनियस, तो मैंने जैसा आपको यहाँ पर ये बताया था एवरेज में, ध्यान दीजिएगा ये टाइम इंटरवल बताया है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस में जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें ध्यान रखना है। इंस्टेंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, इसका होना जरूरी है। ठीक है, तो यही सब चीजें यहाँ पर भी आएंगी। इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी में भी वही रोल है, जैसा कहानी वही वाली है ना, बस ये कि डिस्प्लेसमेंट के तरीके से सोचना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चारों अपने, अब यहाँ इसका फॉर्मूला भी बना देते हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए बेटा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाला मामला होगा। तो जब हम वेक्टर वी आई एन एस लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, तो हम लिख देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एंड इट कम्स आउट टू बी ds by dt in vector format। क्लियर? ये हो जाएगा। केस इसका भी वैसा ही है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा टाइम के फॉर्मेट में, तो आपको पता चलेगा, डिफरेंशिएशन कर दिया और अब टी की वैल्यू रखते जाओगे तो आंसर जो भी आएगा वो आता चला जाएगा, है ना। अलग भी आ सकता है, टी होगा ही नहीं इक्वेशन में तो कांस्टेंट भी आ जाएगा, तो वो डिपेंड करता है ना, वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्लियर? तो हम चारों टाइप स्पीड की पढ़ चुके हैं, हम चारों टाइप वेलोसिटी की पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आज तो हम यही करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन वेश्चन करने वाले हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स समझ लें। पहला बेटा देखिए क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर से कंपेयर वैसे भी नहीं किया जा सकता है। तो आप वेक्टर के लिए मॉड लगाओ, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा अब कंपेयर करो। बेटा इक्वल भी लगाया, ग्रेटर भी लगाया, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लो ए से बी जा रहा है बेटा, ये यहाँ है और इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी तक जा रहा है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम यानी इक्वल वैल्यू के रहते हैं। जब टर्न हुआ ही नहीं है ना, हमने एग्जांपल भी देखा था पिछली क्लास में। अब ये वाला जैसे एग्जांपल नहीं ना, टर्न होकर के आ गया यहाँ से, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से बी तक इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। बट आफ्टर बी क्या होगा, बी के बाद जब से सी तक आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर या इक्वल होगा। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना इस वाले सेकंड वाले केस में, तो ऐसे बोला जाता है डिस्टेंस इज नेवर डिक्रीजिंग, कम नहीं होगा, या तो फिक्स रहेगा या फिर बढ़ेगा, कम नहीं होता डिस्टेंस कभी भी। ओके, तो एक ये वाला केस याद रखेंगे आप। इसी के हिसाब से वेलोसिटी और स्पीड का भी बनाया हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड जो होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये भी समझ गए होंगे आप लोग, डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक तो सही चले जा रहा है, तो जो टाइम देख रहे हो उसी में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी, पर टर्न हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई है, फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर डिस्टेंस नहीं होता, बढ़ता है तो एवरेज स्पीड तो बढ़ेगी पर एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी।
तो ये वाला भी होल्ड करेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। थर्ड ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट विल बी इक्वल टू स्पीड। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस के लिए काम करेगा, एवरेज के लिए नहीं करेगा, एवरेज का नहीं होता, इंस्टेंटेनियस। इस समय इस वेलोसिटी क्या, उसका मैग्नीट्यूड इस समय की स्पीड दे देगा आपको। ठीक है, एवरेज में नहीं होता, क्योंकि एवरेज में डिस्टेंस अलग चला, डिस्प्लेसमेंट अलग चला, तो उसमें नहीं होता भाई, ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड देगा। जब भी आपको स्पीड पूछा है, आप वेलोसिटी फाइंड कर दें वेक्टर फॉर्म में और उसका मॉड ले लें, वो उसी समय की उस इंस्टेंट की स्पीड होगी। क्लियर? तो यहाँ तक इतनी बातें हो चुकी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन के लिए तैयार? कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, है? कई बच्चों को आया होगा, कई बच्चों को नहीं भी आया होगा, पर मेरी बात बहुत ध्यान से समझें बच्चों। वेक्टर इन यूसीएम आल्सो, ठीक है। देखिए, कई बच्चों को तो पहले ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सब कुछ, कुछ बच्चों को पहले में नहीं आएगा, सेकंड में क्लिक होगा, चमकेगा एकदम, अरे हाँ ये होता है। कुछ बच्चों को तीसरे क्वेश्चन तक भी आएगा, ऐसा भी होता है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं, बस लगे रहो, हार नहीं मानना, लगे रहो, समझ गए? कोशिश करते रहो, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, मेरा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये है ए पॉइंट, दिस इज बी, फिर ये यहाँ पर आएगा बी टू, लेट से थोड़ा और नीचे लाते हैं, सी, एंड आफ्टर दैट इट इज डी। टोटल सिमेट्री है, ए टू बी डिस्टेंस 8 मीटर, यहाँ पर हम मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वाला भी 6 मीटर और इधर वाला भी 6 मीटर, है ना। और आफ्टर दैट सी टू डी अगेन 8 मीटर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी ऐसे चली, ए टू बी टू सी टू डी। आपको फाइंड क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन केसेस ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। ठीक है, आपको जो गिवन है यहाँ पर, गिवन दैट आपको टाइम गिवन है, टाइम ऑफ ए टू बी आपको गिवन है बेटा 1 सेकेंड, टाइम फ्रॉम बी टू सी दिस इज लेट्स से 2 सेकेंड, एंड टाइम फ्रॉम सी टू डी इज 1 सेकेंड। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। तो जिनको आता है वो शुरू करें, या आप बोले तो मैं रुकता हूँ थोड़ा, एक बार ट्राई करना चाहिए, ट्राई करोगे उसके बाद सॉल्व तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पर एक बार आप ट्राई करेंगे फिर मैं करवाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। और एक बात मैं बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जिसका सही है वो तो सीखेगा, पर जिसका गलत है वो और ज्यादा सीखेगा। समझ आ रही ना मेरी बात? तो क्या करना है, वेट करूं, रुकूं? सॉल्व करेंगे? चलो बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बनाओ। बनाते जाइए। हो गया, पूरा हो गया क्या? ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी सब बनाना है। पहले ए टू बी वाला कर ले, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए टू बी। ठीक है, डेफिनेशन से चले जाना भाई।
ऑल डन। दिया तो है बेटा, बी से सी कितना हो गया, 6 मीटर और 6 मीटर 12 मीटर हो गया ना। थोड़ी समझदारी रखो यार, अब तो क्वेश्चन में देखो देखो ढूंढो, छोटी छोटी बातें पूछने की नहीं होंगी। काफी लोगों ने कर लिया भाई। चलो सॉल्व करता हूँ फिर मैं, बनाऊं फर्स्ट का 22। क्या कर रहे हो यार, गुड गुड। चलो अब मैं बना रहा हूँ, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ए टू बी बात करते हैं बेटा, है ना, ए टू बी। तो ए टू बी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो दिस इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और ध्यान रखिएगा एवरेज वेलोसिटी में जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे आप ठीक है डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड में क्या होगा बेटा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी एवरेज डिस्टेंस आप देख पाएंगे, वैसे भी ए टू बी में हम ये देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज 8 मीटर। तो मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ दैट इज 8 मीटर अपॉन टाइम। टाइम क्या गिवन है भाई, ए से बी का 1 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड मैंने रख दिया, तो ये तो आ गया है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी 8 ही आ रहा है, तो दैट इज 8 अपॉन 1, तो दैट इज ऑल्सो 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा डायरेक्शन होगा तो फिर आप आई कैप दिख ही रहा है इसमें, तो आई कैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई ए टू बी, ठीक है, ये सबको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट अपने पास था ए टू सी, पूछा है अपने से, है ना, ए टू सी पे चल रहे हैं। तो सेकंड नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी। बेटा इजी क्वेश्चन है, पर मैं ये इसलिए दिया है कि जो और भी बच्चे हैं जो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो वो भी दूर हो जाए। अब मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ अगले वाले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत जिसने करी है उससे अगला भी हो जाएगा। नाउ अब मैं लिख रहा हूँ बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, थर्ड वन ओनली एप्लीकेबल फॉर एट एन इंस्टेंट। ये क्या लिखा बेटा, थोड़ा और फास्ट, हाँ थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ रुको। एवरेज स्पीड की बात करें बेटा तो क्या होगा, ए टू सी डिस्टेंस देखें आप, ए टू बी 8 मीटर, बी टू सी 12, तो ए टू 12 कितना हो गया 20, यस। तो क्या कर लेंगे 20, टाइम कितना हो गया ऐड करते हैं, ए टू बी 1 सेकंड, बी टू सी 2 सेकंड, तो टोटल ए टू सी टाइम ऐड कर सकते हैं, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3, तो 20/3 मीटर पर सेकेंड। बट नाउ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो नाउ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें ए टू सी डिस्प्लेसमेंट पता है ना सबको, हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है, ए ये रहा और सी ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बेटा वो ये वाला, बस डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। 8 है और ये कितना हो गया 8, उधर 12 हो गया है ना 12, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर √8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 64, 144, तो 200, तो आ जाएगा बेटा 208 अपॉन 3, दिस इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड चल रहा है तो हम ये ऐसा लिखने ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी में एक मजेदार भी करते हैं, चलो अगर हम बिना बिना मैग्नीट्यूड के करें, है ना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर वी देखना है अगर हमें, है ना, एवरेज इसी वाले केस में, तो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन जिन्होंने पूछा उनके लिए डायरेक्शन बताया। तो डेल्टा एस जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो ए टू सी, तो हमने क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट, पॉलीगॉन लो याद है ना सभी को, ए टू सी जाना है तो ए टू बी प्लस बी टू सी जोड़ दें, ट्राइंगल लो, तो जो जो डिस्प्लेसमेंट आते चले जाएंगे सबको ऐड करें। ए टू बी तो हम लिखेंगे बेटा ये आ जाएगा अपने पास, ध्यान दीजिएगा 8 आई कैप, और नीचे आ रहा है कितना, नीचे आ गया 6 और 6 12, तो हम ये लिखेंगे नीचे y में चल रहा है तो माइनस का 12 जे कैप होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये वेक्टर वी एवरेज आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आप ऊपर वाले में पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो ऐसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये भी आ सकती है, दिस इज मीटर पर सेकंड, यूनिट वगैरह आप देख लें, ठीक है। ये हो गया।
तो बेटा अब इसके बाद कौन है, ए टू डी, ठीक है। तो नाउ अब हम चल रहे हैं ए टू डी, क्लियर। यस यस -12। अरे बेटा देखो क्या होता है, आप अब ये एक्सिस वैक्सिस याद रख लो। जनरल सिचुएशन में ये एक्स है और ये -x है, ऊपर वाला y है और नीचे वाला -y है। y के लिए क्या आता है बेटा, प्लस का j कैप, तो -y के लिए क्या आएगा बेटा, माइनस का j कैप, है ना। ये x और y अब ध्यान रखो आप लोग, है ना, स्टैंडर्ड है। जब तक कुछ चेंज नहीं आता है बड़ा कुछ क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में, तब तक हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम ए टू डी देख रहे हैं बेटा। ए टू डी अगर हम देखेंगे, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि एवरेज स्पीड, तो 8 12 20 20 और 8 28 दिख रहा है भाई सभी को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो दैट इज 28, और टाइम कितना हो गया इसके अंदर, 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 सेकंड हमको टाइम गिवन है, तो ये आ जाएगा अपने पास, दैट इज 7 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड, क्लियर। नाउ एवरेज वेलोसिटी की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ देखें ए टू डी, तो क्या करना है हमको, सिमेट्री है तो मिड पॉइंट से जाएगा, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ये वाला इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज डी, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी दिया है मैंने आपको, क्योंकि 8 इधर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, 8 यानी कि 64 और 36 तो 100, तो ये रूट आएगा 10, और ये भी हो जाएगा इसी तरीके से 10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है 20, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज 20 अपॉन, ये आ गया 4 एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये मैग्नीट्यूड आपको एवरेज वेलोसिटी का मिल गया, क्लियर है भाई सभी को, सभी को अच्छे से, ठीक है। अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, तैयार बच्चों, डर तो नहीं लग रहा। यस, ठीक है बेटा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मजा अब आने वाला है बेटा, है ना, ये सवाल दमदार, ठीक है। अरे लास्ट वाला फिर से समझाइए, कौन है ये, शिवानी कुमारी। क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम, एक बार मैंने क्या कहा, एक बार मुझसे पूछने के पहले एक बार खुद से पूछ लिया करो। एक बार डायग्राम बनाओ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो तो 10 आएगा, वो 10 और दूसरा भी 10, 20 आ रहा है ना। बाकी रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप फिर देख सकते हो, क्योंकि बहुत इजी चीज में बेटा मैं रुकना नहीं चाहता, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो अभी टाइम इतनी इजी चीजों में खराब करोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी। देखो बेटा क्या होता है, अभी मैं इजी चलने में चल सकता हूँ, बहुत धीरे भी चल सकता हूँ, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत लास्ट के टॉपिक में आएगी। अगर अभी स्लो चलोगे मजा भी आएगा, सब ठीक है, बट लास्ट वाले जो टॉपिक है ना वो उड़ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम में आएंगे तो जल्दी जल्दी कवर कराने पड़ जाएंगे, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होते हैं। लास्ट के जो दिन होते हैं उनमें 6-7 टॉपिक मेंस वाले ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 6 भी आ सकते हैं। हमें पूरा ध्यान रखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ टाइम हम सेव करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कैलकुलेशन करें। 9th 10th की ज्योमेट्री सब अच्छे से पढ़ी है आप लोगों ने, तो मैं वो 9th 10th लेवल की चीजों पे नहीं रुकना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है मैं बताऊं तो फिर आप ऐसा करें, ये भी हैंडआउट्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो फिर वहां मैं बता दूंगा। पर एक बार मैं चाहता हूँ बेटा, कोशिश आपको भी करनी है, ठीक है। कोशिश करो, जो कोशिश करेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही एग्जाम में कर पाएगा, ध्यान रखना। मैं कितना भी रटा दूं उससे कुछ नहीं होगा, आप सीख जाओगे तो, क्योंकि फाइनल जो ग्रैंड फिनाले होगा आपका पेपर, उस दिन आप होंगे और पेपर होगा। आप सीख गए कॉन्सेप्ट तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बेटा मेरा, तैयार है सब लोग। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है ए, यहाँ से सर्कल के पार्ट पे चलता हुआ आया बी तक, इसके बाद ये ऐसे गया, और ये सर्कल है, सर्कल का जो ये सेंटर है यहाँ तक, तो ये ऐसे गया, आफ्टर दैट ऐसे पहुंचा, ये ओ है, इसके बाद यही यही सर्कल है, और इसी सर्कल में फिर ये यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देते हैं, तो ये ऐसे चल करके आया है वापस से सर्कल पे, एंड आफ्टर दैट ये जो सर्कल था, सर्कल कंप्लीट मान लें आप इस तरीके से, तो यहाँ से फिर ये इस लाइन पर, तो पाथ समझना, मैं एरो बना रहा हूँ, ये रहा सी पे गया, सी से ये डी पे गया, डी के बाद ये ऐसे आया स्ट्रेट लाइन चल के, है ना, ऐसे।
तो एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल कर रहा है, स्टार्ट हुआ है ए से, मतलब t=0 पर कहाँ था ये, ए पर था, ठीक है। इसका रेडियस जो गिवन है आपको इस सर्कल का, दैट इज 2 मीटर, क्लियर। और भी जो आपको गिवन है, टाइम भी गिवन है, लेट्स से टाइम आपको ए से बी है ना बेटा, ये गिवन है आपको 1 सेकेंड। अब इसके बाद गया है वो बी से ओ, तो ये आपको टाइम गिवन है हाफ सेकेंड, और यही टाइम आपको ओ से सी भी गिवन है, मतलब ओ से सी भी हाफ लगा है ना। इसके बाद टाइम फ्रॉम सी टू डी, ये लेट्स से 1 सेकेंड, एंड टाइम फ्रॉम डी टू ए, ठीक है, ये भी 1 सेकेंड, क्लियर। अब आपको जो फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मॉड। डायरेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं घूमेंगे। इन केसेस ए टू बी, ए टू सी, चलो एक सी टू ए एंड ए टू ए। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ए टू ए मतलब जहां से चला वहीं आ गया पूरा घूमकर, पाथ मैंने दिया है आपको, ये। तो चलो शुरू हो जाओ, बनाओ एक एक पार्ट। ए टू बी है जैसे, उसमें दोनों आंसर बताना, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बनाओ, सभी लोग ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। रेडियस इज 2 मीटर, ये क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। क्वेश्चन अगर बना लोगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि फिर आगे हम जो है नीचे चलेंगे तो फिर दिखेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बनाओ, सभी लोग ट्राई करो। ए टू बी डिस्टेंस की जरूरत है नालायक को, अब लगाओ दिमाग, मैं क्या कहता हूँ। क्या दिख रहा है वो, सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, रेडियस दे दिया, बस इतना ही गिवन है, और इससे ज्यादा नहीं दूंगा, आंसर ही आ जाएंगे नहीं तो सारे। अब बनाओ, हो जाएगा इतने से, पाई में रहने दो, आंसर को पाई में रहने दो बेटा। दीपशिखा 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड करना है बेटा, है ना। सारा खेल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही है इसमें, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही सही से निकालना है, आप सारे आंसर दे दोगे। चलिए ए टू भी सॉल्व करूं मैं, ऑल डन। क्या लिखा है, वी विल डायरेक्टली यूज, कौन है, टू वी साइन ए बाय टू फ्रॉम ए टू बी। नहीं नहीं बेटा, वी नहीं नहीं ये नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन चलाओ अभी आप। ऑल डन, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, चलो ठीक है, मैं ट्राई कर, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, ए टू बी। सबसे पहले बेटा ए टू बी हम जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूँ और एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, वही मॉड है, मैग्नीट्यूड ये सब जगह है, वही समझ जाना। एवरेज स्पीड के लिए बेटा डिस्टेंस, अब मेरी बात ध्यान से समझें, ए टू बी, इनको डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा। ए टू बी क्या है, ए टू बी क्या है, सरकमफेरेंस जो पूरा सर्कल है, मतलब उसका 1/4 पार्ट दिख रहा है सबको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यही कैलकुलेट करा, मतलब मैं ये कर रहा हूँ 1/4 ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। तो क्या करना है, 1/4 ऑफ 2 इंटू पाई, और आर कितना है 2, तो ये कटा और ये आ जाएगा आपका पाई, यानी ये वाला जो कर्व है बेटा ये पाई आ जाएगा, इसी तरीके से ऊपर वाला कर्व भी पाई आ जाएगा,
ठीक है, चलिए तो A to B पहले सॉल्व करें। मैं पाई मिल गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस समझ में आ रहा है बेटा, लेंथ ऑफ पाथ, कैसे रास्ते से आया है वो। तो यहाँ पर ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे चलकर आया है, तो पाई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये हो गया पाई, है ना। और टाइम क्या दिया है आपको A to B का 1, तो 1 यानी कि आ जाएगा बेटा पाई मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी अलग है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या देखना है, फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जिसको नहीं आया हो। डिस्प्लेसमेंट, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। हमें कोई मतलब नहीं रास्ता क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना देनी है और हमें यही चाहिए, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। और आप देख पाएंगे 2 और 2 है, रेडियस दोनों साइड। भाई ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो ये हो जाता है बेटा 2√2। पाइथागोरस लगा लेना जिसको नहीं आ रहा है। ए टू बी हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेडियस 2√2, तो इसको रख देते हैं 2√2/1, यानी कि 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इसके बाद है अपने पास A to C, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ आई एम राइटिंग A to C। तो नाउ एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे और नेक्स्ट में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, मैग्नीट्यूड वही बात है ना। एवरेज स्पीड क्या करना बेटा, डिस्टेंस देखना है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस के लिए पाथ पे चलें, कैसे चला, A to C जाने के लिए कैसे चला बेटा, ध्यान दीजिएगा। A to B चला, ये सरकमफेरेंस वाला पाई, फिर सर्कल पे नहीं, अब B से O दिख रहा है, B से O यानी कि रेडियस यानी कि 2, फिर O से C ऐसे आके चल के C पे आया, तो 2 और फिर ये 2, तो 4 और हो जाएगा ना। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास पाई प्लस 4, ये आपका डिस्टेंस हो गया बेटा। अब टाइम देख लो भाई, टाइम क्या था, कहाँ से कहाँ चाहिए तुमको, A से C, तो इनको ऐड करना है बस। A to C कौन सा आएगा बेटा, A से B, B से O और O से C। O से C भी ये लिखा हुआ है इधर, ये भी हाफ है, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, 1 और 1, 2 सेकेंड आ रहा है बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इसको रख दिया 2 सेकेंड। तो बस यही वाला, ये जो है यही आंसर है अपना, पाई प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि एवरेज वेलोसिटी, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट फिर से वही बात, इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज सी। हमें कोई मतलब नहीं रास्ता क्या है, प्लेन उड़ा के ले आओ सी पर। A to C, ए से कैसे जाएगा प्लेन, ए से उड़ेगा सी पर चले जाएगा। डायमीटर दिख रहा है सबको, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, दैट इज 2 + 2 यानी कि 4, सिर्फ 4। टाइम इज 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं 4 मीटर पर सेकेंड कौन है भाई, टाइम तो रखो, ठीक है। नाउ बेटा C2A, अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आ रहा है C2A, C2A कैसे आएगा, उल्टा मत ले आना, C से O, O से B, ऐसा नहीं चल रहा भाई। C से D जाएगा, D से A आएगा। क्लियर, पाथ दिखा रखा है इसमें कैसे जा रहा है। C से A जब आया है तो देखिए, अब आप यहाँ लिख देते हैं, नाउ एवरेज स्पीड, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हाँ जी, एवरेज स्पीड तो देखिए कहाँ हो गया, C से A आना है, तो C to D और फिर D to A। तो वापस से देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बना लें तो ये D to A वाला आपको समझ में आ रहा है, इट इज अगेन 2√2, और ये अपना पाई है ही। तो डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज पाई प्लस 2√2 अपॉन टाइम। C to A का टाइम देखना है, C to A का मतलब C से शुरू करना और A पे खत्म करना, तो इसमें टाइम आएंगे C to D एंड D to A, तो ये भी 2 सेकेंड आ रहा है अभी, तो है ना, तो हम रख देते हैं इसको यहाँ पर, इट इज 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी में ध्यान दीजिएगा, कौन है, C2A। C2A मतलब क्या हो गया, ये भी डायमीटर हो गया बेटा, प्लेन उड़ा के C से A पे लाना। पहले हम A to C जा रहे थे ईस्ट डायरेक्शन में, C2A जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन, तो ये अभी भी चला कितना है, 2 और 2 4, यानी कि ये 4 चला है, टाइम इज 2, तो दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अरे एवरेज वेलोसिटी 2√2 किसने लिखा है, 2√2 क्यों आ रही है, 2 आएगी ना बेटा, 4 डायमीटर के बराबर चला ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डायरेक्शन यहाँ वेस्ट है, -i कर सकते हो। अरे तो टाइम भी तो डिवाइड करो, कौन है ये, हर्ष जायसवाल बेटा, 4 कैसे होगा, 4 तो डिस्प्लेसमेंट है। अरे OC थोड़ी चाहिए, अरे OC का टाइम हाफ है तो क्या हुआ, C से जाना है ना बेटा, C से A, मतलब ये C से D एंड फिर D से ये आया ना इधर। आप ये देखो C to D, D to A, ये देखो टाइम जोड़ो, C to D इन दोनों को ऐड करो, तो ये C to A का टाइम आएगा और वो 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो बहुत इजी है, A to A कैसे चला,
ए से चला तो ए टू बी, बी टू ओ टू सी, सी टू डी, डी टू, ऐसा है ना भाई। या सारे ऐड कर दें तो देखिए पाई 2 बार चला है, 2 बार 2 चला मतलब 4 चला है, तो 2 पाई प्लस 4 प्लस 2 रूट 2, ये डिस्टेंस दिखा है मेरा, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, तो एवरेज स्पीड की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि 2 पाई प्लस 4 प्लस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, टाइम भी जोड़ लो, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पाई प्लस पाई 2 पाई और 2 टू 4, तो 2 पाई प्लस 4 प्लस 2 रूट 2 है ना, ये लिखा है ना हमने, 2 पाई प्लस 4, ठीक है बिल्कुल सही है। टाइम जोड़ देते हैं, ए से लेके फर्स्ट से लास्ट 1 और हाफ हाफ 2 बार 2 3 4 4 सेकंड्स लगे हैं बेटा, मैं लिख रहा हूँ दैट इज 4, तो ये ही अपना आंसर हो जाएगा। एंड नाउ एवरेज स्पीड, नहीं एवरेज स्पीड तो हो गई, एवरेज वेलोसिटी का मॉड बेटा ये क्या हो जाएगा। हाँ ये तो सबका आंसर आ रहा है, जहां घूमे वहीं आ गए, जहां जहां से शुरू हुए वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है भाई सभी को, इस वाले क्वेश्चन में थोड़े से और फंडे क्लियर होंगे आपके दिमाग के, है बेटा। देखो ए से सी बहुत इजी है, ए से सी, अरे अब डायरेक्शन में आप देख लो ना बेटा, देखो क्या है, ए से सी कैसे गया, ए टू सी आप देख पाएंगे, कहाँ ए टू सी, ए टू सी ये रहा, ए इधर था, ए ये था और सी पे मिल रहा है आपको, तो ए टू सी आएगा तो आप ईस्ट डायरेक्शन या फिर आई कैप बोलोगे, ठीक है। बट सी टू ए, तो ये रहा सी, ये रहा ए, ऐसे आएगा, तो सी ऐसा है और ए ऐसा है, डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस आई कैप। ये चीज अब आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, अब डायरेक्शन आप उसको देख लो, ठीक है। तो अब ये आपको थोड़ा सा अपने इस पे देख लेना है बेटा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे बेटा अब, ठीक है, अब थोड़ा सा एक इजी भी कराना चाह रहा हूँ, एवरेज के ऊपर एक दो चीजें और देखते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा और देख लेता हूँ, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है मुझसे, यहाँ पे रह तो नहीं गया कुछ। टाइम समझ में आ जाना चाहिए भाई सबको। कुणाल कोस्टा तुमने क्या लिखा था ये, सर इन वेलोसिटी ए टू ओ का टाइम भी हाफ ही होगा तो टोटल टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा, सो आंसर विल बी, अरे देखो टाइम कैलकुलेट करो, सारे टाइम दिए मैंने आपको अच्छे से। ए टू सी में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, ए टू सी एवरेज वेलोसिटी बेटा डिस्प्लेसमेंट, पलक गुप्ता बेटा आपको आया, ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट देखो पहले, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेन, अरे डिस्प्लेसमेंट का अभी तक नहीं समझ में आया क्या आपको, प्लेन उड़ाना है इसमें, याद है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं पढ़ के आए हैं, ये लोग जो जिनके डाउट थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा है पढ़ के आओ, पुराना पढ़ के आओ, आगे का मत पढ़ो, पिछला पढ़ के आओ बेटा। जिन्होंने पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके लिए कभी डायरेक्शन और ये गड़बड़ नहीं होगा। फिर से बताता हूँ, डिस्टेंस मतलब रोड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब एरोप्लेन वाला, जहाँ थे फाइनली पहुंचे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चलिए अब बेटा आगे, है ना, नेक्स्ट में चल रहा हूँ। हाँ सही बात है, इसमें पूछने लायक है ही क्या, कुछ बोल रहे हैं प्रतीक मिश्रा, अरे बेटा समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे जो हैं ना, सबको समझाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, चलो ठीक है, पलक गुप्ता समझ में आ गया मैं डिस्प्लेसमेंट, ओके गुड गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा अभी डायग्राम वाले तो आपको आ गए हैं, मैं थोड़ा सा जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आती है थोड़ा सा वो लेके जा रहा हूँ, मोर टफ, अभी आज टफ नहीं दे सकते बच्चों, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज वैरायटी समझो। एक क्वेश्चन दूंगा चलो थोड़ा सा ना, देखो ध्यान रखो, इफ एन ऑब्जेक्ट या ए बॉडी ट्रेवल्स half of the total distance with speed v1 and rest half या second half with speed v2, find its average speed, ठीक है। ये जब सभी लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इजी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे बनना चाहिए, नई वैरायटी होती है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा लिखें, फिर लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे बेटा, अभी हाँ चलने दो, ट्राई करो सभी।
एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। डेफिनेशन सही लगाना बेटा, तो कुछ लोग गड़बड़ आंसर भी दे रहे हैं बेटा। हर बार एवरेज तो V1 और V2 दिया था, एवरेज V1 प्लस V2/2, हर बार यही नहीं, A प्लस B, A और B का एवरेज A प्लस B/2 हो हर बार, जरूरी नहीं, ध्यान रखना है ना। ट्राई करें, कोशिश करें, डेफिनेशन से चलें। कई लोगों ने गलत आंसर दिया है इसमें। बनाइए, एक बार कोशिश करें बच्चों, सभी लोग ट्राई करें जरा अच्छे से। काफी लोगों ने आंसर दिया है, सही भी दिया है, कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं इसमें। चलिए अब मैं सॉल्व करके देता हूँ बेटा, ये वाला है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, सॉल्यूशन। पहले एक डायग्राम बनाओ, सबसे बढ़िया क्या था, डायग्राम। देखो क्या करना है, एक पॉइंट ये था और यहाँ पहुंचा, ये ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने बोल दिया कि भाई यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है दैट इज डी, तो हम आधा डिस्टेंस कर देते हैं, मतलब हम कह रहे हैं ये D/2 और ये वाला D/2, क्लियर। तो पहला वाला D/2 V1 से चला है और दूसरा वाला V/2 V2 से चला। अब बेटा ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लें इसमें, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए इस फॉर्मूले में 3 चीजें आती है, 3, उसमें से एनी 2 आपको पता हो तो थर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, इस वाले में हम टाइम निकाल लेते हैं भाई। क्या होगा टाइम, तो मैं बोल रहा हूँ T1, टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हो गया बेटा D/2, स्पीड हो गई V1। इसी तरीके से सेकंड वाले में टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस, यानी D/2, स्पीड आ जाएगी V2, क्लियर। बस अब बेटा एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट पुट करते हैं टोटल डिस्टेंस। अब मैं बार बार डेफिनेशन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, है ना, अब आपको याद होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या लिख देंगे बेटा अपन, D, और टाइम क्या लिख देंगे बेटा, T1 प्लस T2। और सॉल्व करें तो D अपॉन, यहाँ वैल्यू रख दें तो ये आएगा बेटा D/2V1 प्लस D/2V2, क्लियर, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम D को कैंसिल करें और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 2 टाइम्स V1 V2, है ना, एलसीएम में ले लें, अपॉन V1 प्लस V2, क्लियर। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी डायग्राम बनाओ सबसे पहले और फिर ऐसे अप्रोच करते चले जाओ, ठीक है। एक और इसका जो दूसरा भाई है वो भी पढ़ाना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, कितने हो गए 3, तो ये 4th है अपना, ध्यान रखिएगा, ध्यान दें बच्चों। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर half of the time with speed V1 and rest half of time with speed V2, find its average speed। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके दिखाइए। सॉल्व करके लाना है, रटा हुआ, तुक्के मारा हुआ, पुराना रटा हुआ हो कहीं से, वो नहीं। ये तो क्या कॉमन क्वेश्चन है, मिल जाते हैं लगभग बुक्स में, हम पर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। ट्राई करें, क्योंकि अगला जो होगा वो होगा नहीं फिर आपसे। सभी लोग ट्राई करें बेटा। गुड, काफी लोगों का आ रहा है आंसर, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स गुड। अरे डी क्यों ला रहे हो आंसर में, डी कहाँ गिवन है, किसी का आंसर डी में आ रहा है, कौन है नालायक कोई। अरे ये कौन है, सुनीत यादव, बेटा बहुत गड़बड़ आंसर दिया है, ये क्या करा आपने, V3 कहाँ से आ गया भाई। अरे V3 में कहाँ से आंसर आ रहा है सुनीत, V1 और V2 चल रहा है अभी तो यार।
चलने दो, चलो काफी लोगों ने दे दिया आंसर। चलो अब मैं स्टार्ट मैं बता रहा हूँ बेटा, है ना, सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसका गड़बड़ हुआ ध्यान दें, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए मानते हैं, बी मानते हैं, अब टोटल टाइम से चलेंगे इसमें हम, है ना। तो हम मानते हैं भाई कोई सा भी मान लो, यहाँ तक मैं मानता हूँ टाइम लगा आधा यानी t/2, और यहाँ से यहाँ इसको c मान लो, a to c का टाइम t/2 है और c to b का टाइम है t/2। क्लियर। तो यहाँ इसने v1 स्पीड से चला है, यहाँ v2 से चला है। अब थर्ड वाला हम फाइंड कर लेते हैं, थर्ड क्वांटिटी। तो इन ये दो हमें पता है, तीसरा क्या होगा बेटा, d1 डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई v1, टाइम हो गया t/2। इसी तरीके से d2 क्या आएगा, स्पीड इन हो गया, टाइम हो गया, ये बस लगा लो। तो अब हम जब एवरेज स्पीड लिखेंगे, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, क्या लिख लेंगे बेटा, d1 प्लस d2, टाइम हो गया t। तो ये आएगा अपने पास v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन t। तो फाइनली एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो आ जाएगी v1 प्लस v2/2। क्लियर है सभी को बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए, ये सही आना ही चाहिए था भाई सभी को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, दो दे रहा हूँ इनफैक्ट। एक तो बिल्कुल इजी है, इसी का एक और एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, कभी आ जाए तो वो होना चाहिए आपसे। तो ये वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिसमें उन बच्चों के लिए भी दे रहा हूँ जिनको इन दोनों में प्रॉब्लम आई हो, अब नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान दें कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ईच d/3, d/3 की जगह अपन 1/3 कर देते हैं, each 1/3 distance with speeds v1, v2 and v3 respectively, ठीक है, find its average speed। क्लियर, ये होमवर्क है, इसमें आज मुझे कुछ भी नहीं पता, आंसर भी नहीं भेजेंगे आप लोग। मैं अब जो दूसरा दे रहा हूँ वो भी एक तो वैसे तो है, दूसरा वाला भी होमवर्क ही है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको बिल्कुल शांति से सॉल्व करना, इसमें दिमाग लगेगा बेटा, ठीक है, ध्यान देना। इफ ए बॉडी travels half of the distance with speed v1 and half of the remaining time, टाइम में ध्यान रखना, with speed v2 and rest of the time with speed v3, find its एवरेज स्पीड। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी मेहनत मशक्कत है अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर। तो बेटा ये हमने देखो क्या देखा, हमने एवरेज, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं इसमें। आज एक बार फिर से थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, फिर किसी को कुछ बात बोलनी हो पूछनी हो तो वो अपन देखें। आज थोड़ा सा, आज ज्यादा नहीं है, होमवर्क है थोड़ा। एक और बात बता दूं, एक HC वर्मा बुक जो मैंने वो कहा था आपसे कि हम लोग करते हैं, है ना, तो ये डाउनलोड करके रख लेना, कुछ कुछ टॉपिक में मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। गूगल पे मिल जाता है, आप फ्री डाउनलोड करके लिख लेना, वो सब अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, मिल जाती है। जिसके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना, हार्ड कॉपी है तो बेस्ट है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भी है तो बढ़िया, नहीं तो डाउनलोड फ्री आराम से सब मिल जाता है। तो ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। तो जो मैं होमवर्क दूंगा आज बेटा वो HCV यानी कि लिख के दूंगा HC वर्मा, तो समझ जाना HCV बुक है, HC वर्मा बुक है, ठीक है बेटा। हाँ नेट पे मिल जाएगा बेटा HCV, है ना। ये लिख लो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ एक
मैं सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ बेटा आपको, है ना। अभी तक सब्ट्रैक्शन पे कल हो नहीं पाया था एक क्वेश्चन पिछली क्लास में, तो एक ये वाला क्वेश्चन जरूर सब लोग ट्राई करके दें मुझे। ध्यान दें, क्वेश्चन है इफ मोड ऑफ f1, या चलो रुको एक मिनट, पहले हम f1 f2 f3 को ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना, यहाँ भी ये का काम आएगा रिलेटिव में, तो मैं एक बार चाहता हूँ ये भी कर लें हम। तो हम कह रहे हैं कि ये तो रहा f1 वेक्टर और इधर आ गया है आपका f2 वेक्टर, और ऐसा करो, ये 45 डिग्री पर आ गया है, यहाँ से 45 डिग्री पर आ गया है f3 वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझना। इफ तो यहाँ लिख ही लिया है हमने, तो हम लिखते हैं कि f1 का मॉड इक्वल टू f2 का मॉड इक्वल टू f3 वेक्टर का मॉड। तीनों लेट से f है मान लो, है ना। तो आपको फाइंड करना है डायरेक्शन, बस मुझे इसकी डायरेक्शन बता देना कौन सा है, वैल्यू निकाल सको तो बहुत बढ़िया बात है। आपको फाइंड करना है बेटा वेक्टर f1 माइनस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3। ये करके दिखा दो, चलो एक ही कर लो। सभी लोग बनाएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। माइनस पे क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना। सभी लोग ट्राई करें, टाइम दिया मैंने आपको, बनाए फिर मैं बना के दिया रहा हूँ। माइनस आई इक्विलिब्रियम, अरे नहीं भाई, इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जीरो, अरे नालायकों, तुक्के मार रहे हो, मेहनत करो, सोचो यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ऐसे नहीं। सब्ट्रैक्शन सिखाया था मैंने, पढ़ के नहीं आया इसका मतलब। बना के दिखाओ, ड्रॉ करो, क्या है बताओ जरा थोड़ा सा। अभी तक तो गलत आंसर आया है यार सबका। इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं कुछ लोग तो, एफ, हाँ ये कुछ आंसर आया है थोड़ा सा। किसने लिखा है ये? तान्या गोयंका। बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? नालायकों बोलता हूँ, बुरा तो नहीं लगता बच्चों? चलो सॉल्व करते हैं। ये आया तो है किसी का आंसर, बनाओ बनाओ बनाओ। अरे भाई ये तो तुम क्या आंसर दे रहे हो बच्चों। प्रांजल वर्मा एट -45, अरे वैल्यू भी तो बताओ, थोड़ी सी बताओ, कोशिश करो, आ जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगी इसकी, बहुत इजी है, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। अब थोड़े आंसर सही आने लगे हैं। जीरो अभी भी आ रहा है, जीरो कैसे आएगा अभी भी? -45 डिग्री विद f1। डायरेक्शन सही बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि रिजल्टेंट कौन, ये रिजल्टेंट मतलब वेक्टर f1 माइनस f2 प्लस f3, पूरा वेक्टर ये कौन से डायरेक्शन में लाई करेगा, तो डायरेक्शन भी बता के दिखाओ आप, कौन सा होगा, ऐसा वैसा कौन से डायरेक्शन में होगा ये बताना है। ये √3f कौन है भाई, क्या कर रहे हो? अरे माइनस का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, सब्ट्रैक्शन मैंने आपको क्या सिखाया था, सब्ट्रैक्शन वो लगाओ बस। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, होना चाहिए। -45 डिग्री ऑफ f1, नीचे, ईस्ट ऑफ साउथ, अनीशा पाठक, साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ अब थोड़े आंसर फिर से सही आने लगे हैं बच्चों, लगाओ लगाओ, गुड।
साउथ का डायरेक्शन आ रहा है। यस ठीक है, चलो अब मैं लिखता हूँ बेटा, है ना। चलो ध्यान दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दें। जिनका भी नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, एक बार और माइनस वाला भी समझ लो तुम लोग, काम आएगा आगे। तो भाई F1 ऐसा ही चाहिए, F2 चाहिए हमें माइनस। ठीक है, तो कैसे रीड्रॉ करेंगे, ध्यान दो। F1 तो सही है, तो F1 को तो इधर जाने दो, ये रहा F। वैल्यू लिख रहा हूं मैं, है ना, वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से। माइनस F2 बच्चों क्या करना होगा, समझ गए ना। माइनस F2 जिधर है उसका उल्टा कर दो। तो F2 मेरा ऊपर है, तो माइनस F2 हमारा नीचे होगा, ये वाला है। और वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड F है। ठीक है, फिर क्या है, F3 जैसा है वैसा ही रखना है। तो हमको ये कर देना है, F3 का मतलब एक F जो है वो भी यहाँ पर आ गया, दिस इज F। ठीक है, कई लोग जीरो आंसर दे रहे हैं, वो नहीं होता बेटा। वो तब होता है जब सब में एंगल सेम हो, 120 का एंगल हो तीनों में, तो जीरो आ जाता है, और यहाँ नहीं है। अब आप देख पाएंगे, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे करना है। सबसे बढ़िया जो 90 वाले इन दोनों का पहले रिजल्टेंट फाइंड करो। देखो क्या होगा, मैं ऐसा कहता हूँ कि कौन से फाइंड करें, चलो रेड से फाइंड करते हैं। F और F, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला F और ये वाला F, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, इस वाली लाइन पर आ जाएगा। कितना आता है ये हम जानते ही हैं, पैरेललोग्राम तो हम लगा के देख चुके हैं, F√2 है ना। और अच्छा, अब ये इस लाइन पे आ गया, ये कितने डिग्री पे आता है बेटा, ये भी 45 पर है, और ये वाला भी कितने डिग्री पर है, 45 पर है। अच्छा, आपको बता सकता है F√2 ज्यादा है कि F ज्यादा है। अभी भी 2F आंसर आ रहा है, देखो नालायकों क्या कर रहे हो। अब बेटा F√2, F में √2 1.414 होता है √2, F√2 ज्यादा है F से। अब जो दोनों को माइनस, दोनों का डायरेक्शन उल्टा ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा आपका, दैट इज F√2 माइनस F, यानी F इंटू √2 माइनस 1। ठीक है, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी देख लो बेटा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपन इस वाले कलर से बना लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए F√2 ज्यादा है, उसमें से F गया, तो थोड़ा सा जो बचेगा, जो भी जो F√2 के डायरेक्शन में बचेगा, यानी कि यहाँ से अगर मैं बताऊं तो इसी कलर के ऊपर बताऊंगा, मैं ये कहूंगा ये है मेरा F रिजल्टेंट। क्लियर। तो अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरे में कि मुझे फाइनल डायरेक्शन चाहिए, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F रिजल्टेंट, या फिर ये जो हमने वेक्टर लिखा था पूरा, है ना, मतलब F1 वेक्टर माइनस का F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में लाई करेगा। या साउथ ऑफ ईस्ट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का ये आंसर आया है उन सबका सही है, और बधाई हो, आपको सब्ट्रैक्शन आ चुका है। ठीक है बच्चा। और बाकी जो है वो ना, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के नहीं आए वो, है घर जाके तुम लोग भूल जाते हो क्या पढ़ना, पटक देते हो साइड में सब नोट्स हैं। पढ़ो भाई, जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा, ये आपकी भलाई के लिए। ठीक है ना, पढ़ा करो बेटा। ठीक है, कई लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे ना, उनका गलत गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है। तो बेटा आज यहीं तक ही रखते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ अभी। ठीक है, अब जो है मैं एक थोड़ा नोटबुक के बारे में बात करना चाहता हूँ बेटा आपसे, है ना। तो ये लोग नोटबुक के वाले पूछ रहे थे बेटा, दो नोटबुक तो आपको बनानी ही है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक बनेगी आपकी होमवर्क नोटबुक, ठीक है। ठीक है, क्लास वर्क का ऐसा है, वैसे मैंने आपसे कहा ये हैंडआउट से आपके काम चल जाएगा, है ना। पर फिर भी किसी को लगता है नोट्स बनाना है, तो फिर वो आपकी पर्सनल आपकी इच्छा है, जो ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर एक नोटबुक होमवर्क की बनानी है, जिसमें आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्व करेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे, और सबके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझ लें बेटा। ठीक है, देखिए इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो अभी आपको लग सकता है कि टाइम खराब हो रहा है, होने दो बेटा, कोई बात नहीं। हमें वो समय बचाना है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अभी का टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तो आप चलोगे धीरे सीखोगे करोगे। बेटा लास्ट का जो टाइम है, एग्जाम के विद इन 1 मंथ का टाइम, वो बहुत खास होता है। उस समय हमें टाइम बहुत बचाना है, उस समय हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें सारी तैयारियां वैसी करनी कि उस समय हमें कम मेहनत करनी पड़े, और जो चीजें ढूंढे वो तुरंत मिल जाए। इसलिए अभी हम ये भी करेंगे, शीट में जो अच्छा क्वेश्चन है उसे हम टिक भी लगाएंगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें उस आखिरी के महीने में रिवाइज करना है। हम ये भी करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन आपके हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस शीट का ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सी नोटबुक के कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक लग सकता है कि टाइम खराब हो रहा है, पेज नंबर लिख लो एक बार, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप ढूंढो तो एक ही बार में मिल जाए, ऐसा नहीं कि आपको 5-6 नोटबुक ढूंढनी पड़ रही है। कई लोग ऐसे होते हैं
कि आज क्वेश्चन देखा यहीं कहीं सॉल्व कर लिया, ठीक है हो गया, करे जा रहे हैं करे, इनको पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कब कौन सी नोटबुक में किया था, ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है बेटा, तो जो है ये ठीक है पहली नोटबुक। दूसरी जो नोटबुक होगी बेटा आपकी है ना, वो एक फॉर्मूले की नोटबुक होगी। वैसे हैंडबुक प्रोवाइड हो रही है आपको एलन से, वो भी होगी, तो आप उससे काम चला सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो आपको लिखना है, ठीक है, एक नोटबुक में। और वो हम रिवाइज करेंगे हर 7 दिन में एक बार, वो नोटबुक रिवाइज होनी चाहिए शुरू से जहां तक काइनेमेटिक्स। अगर हम मान लो आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ेंगे तब भी आप संडे मान लो, संडे एक दिन मुहूर्त फिक्स कर लेते हैं हम, सबसे बढ़िया होता है संडे को आप बैठो काइनेमेटिक्स से जहां तक हुआ है पूरा रिवाइज कर लो। बेटा हम इंसान है, हम क्या होता है जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं ना, पीछे का भूलते चले जाते हैं। ये नोटबुक जो है वो आपको भूलने नहीं देगी। हर 7 दिन में आप शुरू से सारा रिवाइज, तो हर चैप्टर आपके माइंड में लगभग 80 to 90% भी रहता है, तो आपको टेस्ट में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये है मॉड्यूल्स। बेटा ये मैंने आपसे कहा था कोई बहाना नहीं मारेगा मॉड्यूल्स का, वो कोरियर से भेज रहे हैं, जब आएंगे तब धीरे धीरे आ जाते हैं, 1-2 महीने के भेजते रहते हैं। बाकी आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें, आप अपना काम चलाएं, काम रुकना नहीं चाहिए किसी का भी मटेरियल की वजह से, सब कुछ आपके लिए आपके पास अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आप उससे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। ठीक है बेटा, बढ़िया पढ़ाई करें, खूब ईमानदारी से मेहनत करें। ठीक है, चलिए अब जिसको अगली क्लास की तैयारी करनी है नेक्स्ट क्लास के लिए वो जा सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे हो तो मैं देखता हूँ क्या मैं जवाब दे सकता हूँ। होमवर्क आपको जो हैंडआउट अभी मैं सबमिट करूंगा, इस पे अपलोड करूंगा, उसमें लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप हैंडआउट जब डाउनलोड करेंगे तो हैंडआउट के नीचे नीचे आपको होमवर्क लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा। क्लियर? बेटा एक रोज भी में 180 एंगल में तो सॉल्व ही नहीं करना, साइन 180 जीरो, उसमें डायरेक्शन आएगा ही नहीं, जिसने भी पूछा है। हाँ जी, है ना, होमवर्क आपको मिल जाएगा, हैंडआउट चेक कर लेना सब सब लोग। ठीक है, हाँ, और कुछ किसी को पूछना है, कुछ बात हो आप बोल सकते हो, कुछ खास बात होगी मैं आपको जवाब दूंगा। हैंडआउट नहीं लिखना है बेटा, आपकी मर्जी है, वैसे तो हैंडआउट से काम हो जाएगा आपका, फिर भी आपको इच्छा हो तो हैंडआउट या जो जैसे नोट्स आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। हैंडआउट भी काफी होगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। न्यूमेरिकल में मिस्टेक की बात बेटा अभी फुर्सत में करेंगे, एक बार बताऊंगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिस से होता है वैसे तो। पीसी में क्लास बेटा वो शायद आपका वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। 3 नोटबुक, 2 नोटबुक बोला है मैंने, अभी अभी 2 ही बनाओ। नोट्स की बना रहे हो तो तीसरी हो जाएगी आपकी, अदरवाइज चलेगा। टेस्ट शेड्यूल आपकी उस पर देखो, आप सारा आपके पास एलेन प्लस पे है अवेलेबल। होमवर्क सबमिट नहीं होता बेटा, बस डिस्कस होता है ना। लीडर लाइव बेटा पता नहीं, देखो जब ऑफलाइन होगा तो जब स्टार्ट, हम कुछ नहीं बोल सकते ऑफलाइन के बारे में अभी, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी ना तभी ऑफलाइन हो सकता है। जी। चलो बेटा ठीक है। हाँ HC बेटा जो मटेरियल मैंने आपको बता दिया क्या क्या इनफ है, एलन का मटेरियल बहुत है, आप 2 से 3 बार सॉल्व करो। आप ये मत सोचो कितना इतना सारा मटेरियल आप करोगे क्या, आप जितना मिला उसको अच्छे से करो बस। बुक का नाम है बेटा HC वर्मा, HC वर्मा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बुक का नाम आपको मिल जाएगा HC वर्मा। ठीक है, HCV। हाँ थोड़ा सा होमवर्क मिल जाएगा आज। जिनको कम आया है हैंडआउट एक बार फिर से पढ़ें, ये F1 - F2 + F3 जो पूछ रहे हैं एक बार फिर से, हिमाद्री थोड़ा अच्छे से देखो। आज के जो हैंडआउट है एक बार ढंग से देखो, पहले नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ो और वापस से देखो।
चलो बेटा ठीक है, मैं ओके बस अब खत्म करता हूँ। कोर्स कब तक बेटा हो जाए, कोर्स की चिंता मत करो आप। परचेस नहीं करना HCV, अरे डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल रही है, क्या खर्चा करते हो। ठीक है चलिए बेटा, है ना। अब इसके बाद हम, है ना, मैं ऑफ करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं बेटा। ओके बच्चों, बाय।